नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दिवाली से पहले ही प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गन्ने की अगेती किस्म के लिए 372 रुपए में 14 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसको 386 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले साल के लिए भी गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अब दरअसल अगले साल के लिए 400 रुपए के भाव का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव है। लेकिन विपक्ष को सरकार का यह फैसला रास नहीं आया। अब किसानों के हित में लिए गए इस फैसले पर भी सियासत होने लगी और कांग्रेस और इनेलो दोनों ही दल ने इसको लेकर के सवाल उठाए। एक बार रेट चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों में आप अगर देखेंगे तो पंजाब में आप देखिए 380 रुपए है, जबकि हरियाणा 386 दे रहा है, सर्वाधिक है। 355 रुपए उत्तराखंड में मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये 350 है, बिहार में ये 335 है। और कमोबेश अगर आप हर प्रदेश में जहां पर भी गन्ने की फसल होती है वहां देखेंगे तो सबसे ज्यादा भाव अगर मौजूदा वक्त में आप देखेंगे तो हरियाणा के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि हरियाणा सरकार ने अब इस भाव को बढ़ा करके 386 कर दिया है। और यही नहीं, अगले साल ये 400 रुपए प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जाएगा। तो यह ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है दिवाली से पहले किसानों को एक बड़ी राहत के तौर पर। लेकिन इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है और इस पर सवाल विपक्ष ने उठाने शुरू कर दिए हैं। और उस पर सवाल ये उठाया गया कि गन्ने के भाव में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं की गई है, ये भाव और ज्यादा होना चाहिए था। इस तरह की बातें आप देख रहे हैं कि लगातार की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के किसान को लेकर के जो राजनीति है वो प्रदेश के अंदर होती रही है और इस बार भी रेट बढ़ने के बावजूद भी वो जो राजनीति है होती हुई दिख रही है। अब गन्ने को लेकर के जो राजनीति है उस पर जो बयानबाजियां हो रही हैं, सुनिए। जो 372 रुपए था 2 दिन पहले 384 कर दिया है। आप लोग गन्ने के किसान है ना? यहाँ गन्ने के किसान कौन कौन है? बहुत है किसान यहाँ। और साथ ही अगली बार का भी कर दिया। कई बार दुख रहती है, पता नहीं अगली बार बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो 400 रुपए कर दिया है। और संयोग से आज पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर गन्ना महाराष्ट्र में बहुत होता है, गन्ना पंजाब में भी बहुत होता है, सब प्रदेशों से ज्यादा हमारा गन्ने का रेट है। इस साल का भी, अगले साल का भी ज्यादा रहेगा, मैं मान के चलता हूँ। गन्ने का रेट जो हमने रिकमेंड किया था, और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बार अच्छा रेट दिया है। देश में सर्वाधिक रेट 386 रुपये। और एक अच्छा काम किया है कि जो हमारी नीति है प्रधानमंत्री जी की, बोने से पहले ही आगे का रेट भी बता दिया जाए। और गन्ना आमतौर पर फसल जो बोया किसान बोता है तो 2 या 3 साल के लिए वो चलता है। तो अगले साल का रेट भी हमने 400 रुपये कर दिया। तो ये एक अच्छी किसानों के लिए हरियाणा सरकार का फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, ये तो सरकार ने ठीक कराया जी। पहले 10 रुपए बढ़ाए थे, मान लिया सड़कों बैठ कर बधे थे। इबका सरकार ने पहलों बधाई दिए, बहुत बढ़िया काम कराया। किसान मान लिया सड़कों में भटकने से बच गया, नहीं तो फिर आंदोलन हुआ, उसका क्या फायदा। सरकार ने ठीक सोची है, पहले बढ़ा दिया, बहुत ठीक काम कराया। रेट दिया जी, अच्छा रेट दिया। और स्टेटों से, सभी स्टेटों से ज़्यादा रेट है और सभी खुश हैं। ये जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी, बहुत बड़ी अच्छी घोषणा करी। जो पहले 372 था रेट, अब 386 रुपये हो गया। अगले साल का भी माल 14 रुपये बधाई दिया, तो अगले साल का भी बधाएगा तो 400 रुपये हो जाएगा। इससे जिम्मेदार लगभग खुश है। सड़कों बैठने से जान बच गई, फिर पुलिस पीछा लगती, पटाई सही होती, माल उससे बच गए जी। तो बहुत बढ़िया करे जी, बहुत घना बढ़िया करे जी। भाई बहुत बढ़िया काम कराया है सरकार ने, अच्छा काम कराया है, जमींदार का फायदा कराया है। बहुत अच्छी बात करी है। हम तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। एक के भाव बढ़ाए 72 से 82 कर दिया, 10 रुपये बढ़ के आए हैं, तो जल्दी जो घाटा उसकी भरपाई हो जाएगी, जमींदार का बहुत फायदा हो जाएगा। हमारे लिए फ़ायदा किया है, जो भाव बढ़ाया है। हम अपने बच्चों को पाल लेंगे, हम मजदूर आदमी हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। गन्ने का रेट तो सिर्फ और सिर्फ किसान के साथ मजाक है। गन्ने की पिराई भी शुरू नहीं हुई, ये कहते हमने सर्वाधिक रेट दे दिया। महंगाई भी तो तुमने दी है सर्वाधिक। गन्ने का रेट बढ़ाओ आप, खाद का रेट कितना बढ़ा उस हिसाब से, महंगाई कितनी बढ़ी है उस हिसाब से, कीड़े मार दवाइयों के रेट कितने बढ़े उसके हिसाब से, उनके रेट तो कई गुना बढ़ गए।
और गन्ने का रेट 12-14 रुपये क्विंटल बढ़ाया जाता है। इसका मतलब किसान को मारने का एक रास्ता निकाल रहे हो नया नया। गन्ने का कम से कम रेट जो है वो 470 रुपये क्विंटल होना चाहिए, तब जा करके किसान की लागत जो है वो आती है। गन्ने के हमारी मांग है, किसानों के मांग का हम समर्थन करते हैं। प्रदेश के सारे किसान संगठन जो मांग कर रहे हैं कि गन्ने की बढ़ोतरी इस सरकार में नाकाफ़ी है। अंदाज़ा लगाओ, जब 10 साल 9 साल कांग्रेस की सरकार रही हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो कुल मिलाकर 193 रुपये की बढ़ोतरी की गई, डबल किया गया गन्ने का भाव, जो 165% बढ़ा, 165%, डबल से भी ज़्यादा। 110 का 117 का रेट था जो 310 पहुंचा, 117 का रेट था जो 310 पहुंचा, 193 रुपये की बढ़ोतरी, 193 रुपये की बढ़ोतरी, मतलब 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और इनकी सरकार में आपने देखा कि हर साल कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, अब 14 रुपये जो है पिछले मेरे ख्याल 60-65 रुपये बढ़ाए पिछले 10 साल में इन्होंने। तो इसको लेकर व्यापक रोष है गन्ना किसान में और किसान वर्ग में। किसान संगठनों की मांग से हम सहमत हैं। 450 रुपये जो रिकवरी का अगर रेशो निकाला जाए, बढ़ोतरी का रेशो निकाला जाए, तो कांग्रेस सरकार में जितना किसान को अधिकार मिलता था उसके अनुसार 450 रुपये का गन्ने का रेट होना चाहिए। हम किसान संगठनों की इस मांग का पूर्णतः समर्थन। तो चलिए, कुल मिलाकर के सरकार की बात को आपने सुना कि गन्ने में जो रेट है उसकी बढ़ोतरी की बात हो गई, फिर किसान इस बढ़ोतरी के बाद क्या कह रहे थे वो आपने सुना, और फिर विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा है ये आपने सुन लिया है। और इसी के साथ अब आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और अभिमन्यु कोहाड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। अभिमन्यु कोहाड़ जी, आपका भी स्वागत है। अभिमन्यु जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि ये जो बढ़ोतरी की गई गन्ने में, क्योंकि अभी ये कहा गया कि 386 कर रहे हैं और अगले साल तक फिर ये 400 हो जाएगा, इस बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बढ़ोतरी सही है किसानों के लिए, या इसको आप भी नाकाफी मानते हैं? कैसे देखा जाए इसको? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जो शाहजहांपुर का गन्ना रिसर्च केंद्र है यूपी के अंदर, वो एक तरीके से आप उसको ये कह सकते हैं कि गन्ना रिसर्च के मामले में वो बहुत अग्रणीय है हमारे देश में। अगर हम सेंटर्स की बात करें तो शाहजहांपुर का गन्ना रिसर्च केंद्र कहता है कि जो किसान की लागत है वो लगभग 300 से 325 रुपया क्विंटल है। ये शाहजहांपुर गन्ना रिसर्च केंद्र अपनी रिपोर्ट में कहता है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट यानी C2, जिसकी बात डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने की थी, और अभी कुछ दिन पहले जब उनका देहांत हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी थी और श्रद्धांजलि के तौर पर एक अच्छा खासा लेख लिखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि गन्ने को लेके C2 प्लस 50% फार्मूला लागू नहीं होगा, गन्ने को लेके C2 प्लस 100% फार्मूला लागू होगा, क्योंकि गन्ना 1 साल की क्रॉप है, गन्ना 6 महीने की क्रॉप नहीं है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट लगाएंगे और फिर उसमें 100% जोड़ के अगर किसान को देंगे, तो उस हिसाब से चाहे आप हरियाणा की में गन्ने के उसकी रेट की बात कर लीजिए या पंजाब में या अन्य राज्यों में बात कर लीजिए, वो पर्याप्त नहीं है। जितना होना चाहिए वो नहीं है। हमारे अनुसार तो 500 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल का रेट होना चाहिए यदि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% जो गन्ने के मामले में 100% हो जाता। पहली बात। दूसरी बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है, वो ये है कि जैसे अभी नारायणगढ़ की शुगर मिल है, वहां अभी भी 40 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। तो जो सरकार ने जो बढ़ाया भी है, चाहे वो हरियाणा सरकार की हम बात करें या किसी पंजाब सरकार की या अन्य सरकार यूपी सरकार की बात करें, जो गन्ने का रेट ये बढ़ाते भी हैं, उसका फायदा तो तभी होगा ना जब टाइम पे किसान को पेमेंट मिलेगी। हमारे देश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि भाई पूरे भारत में 14 दिन के अंदर किसान को पेमेंट होनी चाहिए गन्ने की, और 14 दिन के अंदर किसान को गन्ने की पेमेंट नहीं होगी तो मील को ब्याज देना पड़ेगा किसानों को। लेकिन आप देखिए, किसी भी राज्य में 1-1 साल हो जाती है, 6-6 महीने हो जाते हैं पेमेंट को, लेकिन किसी भी किसान को ब्याज नहीं मिलता। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई प्राइवेट कंपनी में भी कोई कर्मचारी नौकरी करता है, अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर 1 साल तक उसकी तनख्वाह रोक दी जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो किसान का भी देखें तो बहुत सारी शुगर मिल ऐसी है
जैसे हरियाणा के बहुत सारे किसानों का जो बहुत पेमेंट है वो 40 करोड़ से ज्यादा की, वो एक उत्तराखंड की शुगर मिल में भी फंसी हुई है पिछले 6 सालों से, उसको लेके भी हरियाणा सरकार को बात करनी चाहिए। किसान संगठन भी उस विषय पे लगे हुए हैं। और एक अंतिम बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए हमें इस चीज को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। हम ये तो देख रहे हैं, ठीक है, सरकार ने 386 रुपया कर दिया 372 से, और कह रहे हैं अगले साल 400 रुपया कर देंगे, लेकिन इनपुट कॉस्ट, किसान की लागत कितनी बढ़ रही है? जो डीजल है वो कितना बढ़ा है, जो उसको खाद चाहिए वो कितना बढ़ा है, कीटनाशक दवाइयां हैं उनके रेट कितने बढ़े हैं, लेबर है वो कितनी बढ़ी है। अगर आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो ये पर्याप्त नहीं है, ये नाकाफी है, इसको और चलिए बढ़ाया जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपने कोहाड़ जी बताया, मैं इसका जवाब अब ले लेता हूं। प्रवीण जी हमारे साथ 10 सेकंड लेना चाहूंगा शर्मा आपसे, प्लीज। देखिए एक चीज और है इसमें, अगर आप कर्नाटक में देखेंगे, ठीक है, कर्नाटक का जो रेट है वो 315 रुपए है, लेकिन कर्नाटक में जो कटाई, जो गन्ने को छीलने का कार्य है और उसको टरने का कार्य है, उसका खर्चा मिल उठाती है, वो किसान नहीं उठाता। वहां जो उसको फैक्ट्री बोल देते हैं, अपने यहाँ पे मिल बोलते हैं, तो जो वहां पे मिल है गन्ने की छिलाई का और उसकी लोडिंग का और उसका ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है वो मिल उठाती है, और फिर 315 रुपए है। अगर आप ये सारे खर्चे जोड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से वो 400 रुपया पहुंच जाता है। ठीक है, इनपुट कॉस्ट की आपने कुल मिला के बात की, मैं जवाब लेता हूं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है आयुष भाई, एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। जहां तक अभी कर्नाटक का जिक्र किया है, थोड़ा सा उसको भी स्पष्ट कर दूं कि शुगर मिल्स ने परचेज सेंटर्स बनाए हुए हैं। उन परचेज सेंटर में किसान गन्ना लेके आता है, वहां से मिल तक उस गन्ने को शुगर मिल खुद लेके जाती है। जैसे कि हरियाणा में भी अगर हम यमुनानगर शुगर मिल की बात करें, शुगर मिल्स ने इसी तरह से अपने परचेज सेंटर बनाए हुए हैं जहां किसान गन्ना लेके आता है और वहां से शुगर मिल अपना उसको लिफ्ट करते हैं। आयुष भाई आपने एक चीज देखी होगी, आपने अपने प्रोमो में कुछ दिखाया कुछ किसान भाइयों को जिन्होंने सरकार की इस बात के लिए धन्यवाद किया कि सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाए। हर किसान सरकार का धन्यवाद कर रहा था, लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इसमें भी राजनीति करने का मौका या अवसर जैसे कि ढूंढते हैं। हालांकि वो उनकी सोच है या उनका ये विचार है कि उनको तो केवल राजनीति करनी है, भले ही वो नकारात्मक है भले ही सकारात्मक। अब बताता हूं किस तरह से, हालांकि आपने सुना भी दिया राजनीतिक लोगों को जो राजनीति करते हैं, किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, किसानों के हितैषी बनने का दिखावा करते हैं ऐसे लोगों ने। लेकिन किसान भाई क्या कह रहे हैं वो अलग से विषय। जब 9 महीने पहले हरियाणा सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाए थे आयुष भाई, जिस वक्त गन्ने के दाम 372 किया गया था, उस वक्त किसान यूनियंस के लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे और धरने प्रदर्शन में डिमांड ये थी कि दाम जो है 400 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले सीजन से 400 रुपए प्रति क्विंटल किसान भाइयों को मिलेगा जब ये घोषणा कर दी, तो अब राजनीति करने वाले लोगों ने किस तरह से राजनीति करनी शुरू की, नहीं 400 नहीं 450 होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए ऐसा है कि पर्याप्त नहीं है। देखिए इस बात से तो हम भी सहमत हैं कि किसान भाइयों को बेहतर दाम मिले, और इसीलिए वर्तमान सरकार ने लगातार 2014 से आप देख लीजिए, चाहे फसलों की एमएसपी की बात करें, गन्ने की एफआरपी की बात करें, लगातार सरकार बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट तौर पे मानना है कि देश और प्रदेश का किसान सुदृढ़ हो, मजबूत हो, सशक्त हो। क्योंकि कुछ लोगों ने किसान को केवल वोट बैंक समझा हुआ है। अगर किसान मजबूत होगा तो वो ऐसे लोगों के झूठ और भ्रम से बाहर निकलेगा और वो उनका वोट बैंक नहीं बन पाएगा, और इसलिए सरकार लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। अब यहाँ पे चर्चा आ जाती है, जैसे मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रहा था, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र साहब का आपने सुनाया, दीपेंद्र साहब कह रहे थे देखिए साहब हमने तो 193 रुपए बढ़ा दिए थे। जबकि हैरानी ये होती है आयुष भाई, एक विषय है दाम और दूसरा विषय है किसान की पेमेंट, जो अभी मन्यू जी भी बात कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी थी आयुष भाई, 2013-14 का किसान भाइयों का 190 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया था। जो ये दावा कर रहे थे ना दीपेंद्र जी, देखिए हमने तो कमाल कर दिया था, अरे भाई आप किसान को पैसा नहीं देते थे, वो आके वर्तमान सरकार ने पेमेंट किया। और आज हरियाणा की किसी भी सहकारी मिल का 1 रुपया गन्ने का बकाया नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। एक बात और अभिमन्यु जी की थोड़ा करेक्ट कर दूं, यमुना जो इन्होंने नारायणगढ़ शुगर मिल की बात की है, 2022 अक्टूबर के अंदर पैसा बकाया था, प्राइवेट मिल है, लेकिन सरकार ने उसको ऑन कर लिया था और उसकी मैनेजमेंट भी सरकार ने अपने कंट्रोल में ली थी। अब इस वक्त की स्थिति एक बार अभिमन्यु जी जाके चेक कर ले कि क्या स्थिति।
दूसरी बात देखिए आयुष भाई, दो बड़ी चीजें हैं। एक तो सरकार हरियाणा के अंदर गन्ने का भाव देश में सबसे ज्यादा, हरियाणा के अंदर सूरजमुखी का किसान को जो भाव मिला देश में सबसे ज्यादा, हरियाणा के अंदर किसान को जो फसल का मुआवजा मिलता है देश में सबसे ठीक ज्यादा। है प्रवीण जी, लेकिन आप ज्यादा तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि उस प्रोपोर्शन में अगर आप देखेंगे तो डीजल बढ़ गया और जो आप कीटनाशक डाल रहे हैं वो बढ़ गया है, बाकी कॉस्ट बढ़ी है उसकी, उस प्रोपोर्शन में वो काफी नहीं है। कि जब आयुष भाई ऐसा है, जब हम इनपुट कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे विपक्षी मित्र जो है लगातार इस बात की, क्योंकि उनको राजनीति करनी है, उन्होंने केवल भ्रम फैलाने का प्रयास करना है, उन्होंने फैक्ट्स और आंकड़ों की बात नहीं करनी। वर्तमान सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि किसान की डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, जो डीजल के ऊपर उसकी निर्भरता थी, उसको कम किया जाए। उसके लिए क्या था कि पहले किसान को बिजली नहीं मिलती थी, किसान को खेत में पानी देने के लिए डीजल इंजन का उपयोग करना पड़ता था। आज हरियाणा सरकार ने उस स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। आज हरियाणा के किसी खेत में जाके देख लीजिए कि किसान ने कोई डीजल इंजन से पानी दे रहा है या नहीं, क्योंकि पर्याप्त बिजली मिलती है, तो उसकी जो डिपेंडेंसी ऑन डीजल उसको कम किया। दूसरी बात, कहते जी खाद के दाम आपने बढ़ा दिए। आयुष भाई, मैं चाहूंगा कि 2014 के अंदर जो दाम डीएपी का था, आज दाम जो डीएपी का, एक बार उसका कंपैरिजन करके देख ले, पता लगेगा सरकार ने खाद के दाम बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। और सबसे बड़ी हैरानी होती है कि जिस सरकार ने खाद के ऊपर जो 500 रुपए प्रति बैग डीएपी सब्सिडी मिलती थी, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बढ़े, क्योंकि खाद एक ऐसी चीज है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, हम सब जानते हैं, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर उसके दाम बढ़े तो इस सरकार ने वो जो सब्सिडी है 500 रुपए से 1200 रुपए कर दी कि किसान के ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो सरकार ने तो किसान के हित में, एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखेंगे 2014 के अंदर जो हमारे गन्ने की उत्पादन था और आज जो गन्ने का उत्पादन है उसके अंदर लगभग 37% का इजाफा आयुष भाई। और जो पैसा किसान को गन्ने की एवज में 2014 तक, या यूं कहिए सरकार ने 2014 में जितने पैसे का सिर्फ किसान का गन्ना खरीदा था, और अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो लगभग दुगना है आयुष भाई। 2014 में 982 करोड़ रुपया किसान को पे किया गन्ने की खरीद का सरकार ने, और पिछले सीजन में उसको पे किया 1710 करोड़ रुपया। मतलब किसान के या तो गन्ने का उत्पादन बढ़ा, गन्ने का दाम बढ़ा, और किसान के अगर गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो उसके कारण दो ही हो सकते हैं, या पहला कि सरकार ने जो प्रोत्साहन किसान को दिया, जिस तरह की योजनाएं बनाई, उससे किसान प्रोत्साहित हुआ, किसान ने के गन्ने की खेती को ज्यादा करना शुरू किया, तो ये वजह हुई होगी, या उसकी प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन बढ़ा होगा। तो ये जो काम हुए हैं ये सरकार की नीतियों की आप ये वजह कह से रहे हैं कि कुल मिलाकर के इस पर राजनीति की जा रही, मैं अब जवाब लेता हूं। निश्चित रूप से आपने किसान भाइयों को सुनवाया ना, अभी देखिए जितने किसान भाइयों ने कहा उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया है। ठीक है, लेकिन जो ढींगरा जी जवाब देंगे अब ढींगरा जी। आयुष जी देखिए, बहुत बड़ा लेक्चर दिया प्रवीण अत्रे जी ने। आपको मैं बताना चाहता हूँ 190 करोड़ जो बकाये की बात कर रहे हैं ये झूठ है, ये झूठा आंकड़ा है जो इन्होंने। अब देखिए मुझे बड़ा दुख होता है भाई, चेक कर लो जाके यार। आपके टाइम में बिल्कुल नहीं बोला, चीजें आरटीआई में पूछी, आपके टाइम में बिल्कुल नहीं बोला। सुन लेते हैं प्रवीण जी, एक बार सुन लेते हैं, आप अपने समय में करेक्ट कर दीजिएगा, एक सेकंड। ढींगरा जी देखिए 190 करोड़ बकाये का आंकड़ा इनका झूठा है। हमारी टाइम पे जो है कोई भी इस तरह का बकाया हम 190 करोड़ का कोई छोड़ के नहीं गए। पहली बात, आप आंकड़े चेक करिएगा, अभी भी सरकार के सिस्टम है और अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ 190 करोड़ का आंकड़ा झूठा है, नंबर 1। और इनके बार-बार अगर ये झूठ बोल के हमें काम चलाएंगे तो कैसे बात जी ऐसे ही काम करके जाते हैं। कम से कम सच को स्वीकार करो यार आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात ये, मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक सेकंड, दूसरी बात ये है आंकड़े सच्चाई बोल रहे हैं। आंकड़े इस तरह से सच्चाई बोल रहे हैं कि आप देखिए 2005 के अंदर गन्ने का मूल्य 117 रुपए था और हुड्डा साहब की सरकार में 193 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तभी तो 310 हुआ। और इन्होंने कुल मात्र ये 14 रुपए को भी अगर बीच में प्लस कर दें तो टोटल 76 रुपए इन्होंने अभी तक 9.5 साल के अंदर बढ़ाया। और आज जो रेट है वो 372 रुपए, 386 रुपए जो भी रेट अब हुआ है, तो अब ये मान के चले कि इन्होंने टोटल जो है आज 76 रुपए की इंक्रीज करी है। 14 रुपए अगर इसको टोटल बीच में मान ले तो 76 रुपए टोटल इंक्रीज, और 9 साल के अंदर। और ये किसान, गन्ना किसान मांग रहे हैं 450 रुपया। अगर 193 रुपए जितने हुड्डा साहब ने इतने ही साल के अंदर, 9.5 साल के अंदर ही इतने रुपए बढ़ाए थे, तो ये तो आंकड़ा 450 से ऊपर 500 पहुंच जाता।
तो अभिमन्यु जी और हम आपके साथ ये डिबेट नहीं कर रहे होते, सभी को अमाउंट जो है जो गन्ना किसान की मांग थी उतने पैसे मिल गए होते। तो ये तो आंकड़े सारे झूठे पेश करके गए। और दूसरी बात ये है 2014 के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो मोदी जी ने लागू करने की बात करी थी, आज उसको भूल गए हैं। 2014 से आज तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 2019 में फिर एक झूठा जुमला हरियाणा के लोगों को दिया गया था कि हम 2022 में कर देंगे, वो 2022 भी निकल गया, अब 23 आ गया। अब ये कितने जुमले छोड़ेंगे, कितने झूठे आंकड़े देंगे, ये हरियाणा की जनता अब जान चुकी है। हरियाणा की जनता अब इनको चलता करने के लिए तैयार भी बैठी है। जहां तक इन्होंने 750 किसान की शहादत हुई बॉर्डरों के ऊपर और 100 दिन तक काले कानून बना ले जमीनें हड़पने के लिए, ये जमीनें हड़प लेते किसानों की। ये तो इस तरह की सरकार है, कीले बिछा रहे थे, लेकिन ढींगरा जी, प्रवीण जी तो कह रहे थे कि भाई देखिए किसानों का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ गया, या आपको क्रॉप का सही दाम मिलेगा तभी किसान अगली बार उस फसल को लगाएगा। इसका मतलब ये है कि गन्ने के किसान को फायदा हो रहा होगा या उसको उसका पेमेंट मिल रहा होगा, तभी ये जो उत्पादन है वो बढ़ा है। इसका क्या जवाब है ढींगरा जी? उत्पादन कैसे बढ़ गया और क्यों बढ़ गया? वो उत्पादन जो है वो कोई खट्टर सरकार ने नहीं बढ़ाया। उत्पादन जो है वो नुकसान हो रहा होगा जिस फसल से, और किसान जो है मर रहा है। अगर नुकसान हो रहा होता किसान को तो वो फसल नहीं लगाता ना, वो फायदे वाली फसल लगाता। उनके कट्टे का वेट कम कर दिया, उसके ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स लगा दिया, वो तो किसान को मारने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है तो उसमें खट्टर सरकार का काम बताइए क्या है? खट्टर साहब क्या खुद ट्रैक्टर लेके जाते हैं क्या गन्ने की बिजाई करने के लिए, या गन्ने के डीएपी खाद खुद जाके किसानों को वो करके आते हैं? ये कोई जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। ये जो खाद और दूसरी चीजें या दूसरे उपकरण या सिस्टम, खाद कहाँ महंगी हुई कह तो रहे हैं ढींगरा जी। प्रवीण जी कह रहे हैं खाद डीएपी का जो रेट था 2014 में, क्या अभी वो उससे ज्यादा पर बिक रहा है या उससे पहले उस पे कम पे बिकती थी? वो वही तो रेट है, उसमें क्या बढ़ा डीएपी खाद पे? वो कहाँ कह रहे हैं? तो कह रहे खाद का कोई रेट बढ़ा ही नहीं, कोई उर्वरक पर कोई चीज बढ़ी ही नहीं। डीजल पर कह रहे हैं कि हमने जो निर्भरता थी वो कम कर दी, क्योंकि हम डीजल जेनसेट को इस्तेमाल करता नहीं है सिंचाई के लिए, हम बिजली दे रहे हैं लोगों को, तो वो कॉस्ट कहाँ है? मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ, जब बिजली होगी तो जेनसेट चलेगा ना, बिजली होगी नहीं तो जेनसेट कहाँ से चलेगा? और जो डीजल का रेट है, अरे जेनसेट तो डीजल से चलता है, वो बिजली से क्या लेना देना? बिजली होगी नहीं तो काम नहीं चलेगा, ना मोटर चलेगी। लेकिन जहां तक डीजल जेनसेट की बात है, अगर उसका डीजल का रेट 4 गुना हो चुका, अभी डीजल हमारे टाइम पे 50 रुपए का था, आज नहीं तो वो डीजल किसान कैसे इस्तेमाल कर रहा है? प्रवीण जी ये समझना चाह रहे थे। डीजल का रेट कितना है वो तो नहीं वो कह रहे हैं कि डीजल तो किसान इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ना भाई, खेती के लिए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? किसान को केवल ट्रैक्टर के लिए अपना इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर यूज करता है। जो आपके टाइम पे उसको डीजल इंजन चलाने पड़ते थे, अब उसको जरूरत नहीं पड़ती डीजल इंजन चलाने की भाई, अब उसको बिजली मिलती है। पहली बात डीएपी का रेट, ठीक है, आप कह रहे बिजली नहीं मिले। मैं पंजेटा जी से रिएक्शन लेता हूँ। ठीक है ढींगरा जी, आपके सवाल आ गए, उसका जवाब प्रवीण जी देंगे। अभी रजत पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी, अभी पंजेटा जी, रजत पंजेटा जी, ठीक है ढींगरा जी आपकी बात आ गई। रजत हमारे टाइम पे जो बिजली के जो प्लांट लगे थे उनको तो भर्त्सना करते थे। ठीक है आज किसान पर रहते हैं। ठीक है, बिजली प्लांट पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। अब ठीक है, हो गया ढींगरा जी बात आ गई, ढींगरा जी बात आ गई। अब ठीक है, अब दूसरे प्रवक्ता को मौका दीजिए भाई। ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, अब दोनों लोग शांत हो जाए, प्रवीण जी थोड़ा सा शांत हो जाए। ढींगरा जी एक सेकंड, अरे ढींगरा जी भाई ढींगरा जी आ गई, बात आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब किसान की बात कर लेते हैं, किसान की बात करते हैं। रजत पंजेटा जी। जी आयुष जी, देखिए आयुष जी, ऐसा है कि 3 किसान जो हैं वो लाखों किसान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इनका अगर आप वो मुझे नहीं पता वो किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने क्या वो दिया है, लेकिन अगर हाँ फैक्चुअल सिचुएशन जो धरातल के ऊपर कंडीशन है, वो अब किसान को अगर ये कह रहे थे तब फायदे का सौदा लग रहा था, तो किसान अब गन्ने की खेती से हट रहा है। ये धीरे धीरे खेती खत्म करने का इनका प्रयास है, और अब ये गन्ने की खेती जो है अब किसान के बस की बात नहीं रही। अब गन्ने की खेती अगर सरकार को लग रहा है ये पर्याप्त है, मैं
इस बात से तो सहमत हूँ कि चलो अतीत में जाने की जरूरत नहीं है, कि आज भी जितना दिया जाए कम है। ये बात नहीं है कि सरकार की बुराई के लिए। सिर्फ अब अगर हम इस पे फोकस करें तो जो इनपुट कॉस्ट है वो सच में बहुत बढ़ गई है। आज ही अगर कोई खेती से जुड़ा हुआ है, सरकार ने 10 रुपए बढ़ाए हैं, तो लेबर ने 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल अपना रेट बढ़ा दिया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अब ये गन्ने की खेती से हटेंगे किसान, क्योंकि और हटना शुरू भी हो गया, जितनी मेरी फीडबैक जितना भी मैंने ली है। देखिए 1.25 साल में ये फसल तैयार होती है, बिजाई इसकी मार्च अप्रैल में होती है, उसके बाद अपना आपको अगले साल मई में गिरता है ये गन्ना। तो अभी जो मुंडा है, जो कटा हुआ गन्ना है, जो मुंडा जिसे कहते हैं सेकंड, वो अभी वो आ रहा है उसके अंदर, मिलों के अंदर। तो देखिए शुगर फेड के चेयरमैन ने पिछले साल भी कहा था और पिछले से पिछले साल भी कहा था, प्राइवेट मिलें जो हैं वो बढ़ाना चाहती थी, मगर उनके ऊपर दबाव था कि सरकारी मिलों को भी फिर वो रेट देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी कुछ एड देती है इनको, सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, तो जाके ये तब जाके किसानों की पेमेंट होती है। सरकार जब तक नहीं देती तब तक वो नहीं देती प्राइवेट मिल। और तब भी उन्होंने 25 से 27 रुपए की मांग करी थी, रेकमेंड किया था उन्होंने शुगर फेड के चेयरमैन में, क्योंकि मुझे नहीं पता रेट रिव्यू कमेटी में जेपी दलाल जी ने क्या किया, क्योंकि खुद जो है शुगर केन बोर्ड के चेयरमैन जो है वो खुद मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के हाथ में ऐसी कोई बात नहीं है। पातड़ा की जो शुगर मिल है वो 400 रुपए पिछले साल से दे रही है, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि पातड़ा में 400 रुपए कैसे मिल रहा है। तो अगर ये सर्वाधिक की बात करते हैं तो अब ये इन्होंने बात एक बातों बातों में कह दी कि यमुनानगर की शुगर मिल जो है वो किसानों के खेत से या गन्ना परचेज सेंटर, मुझे जानकारी नहीं है इनकी, मुझे नहीं, या तो जानकारी में कमी है, चलिए ले लो जानकारी। इन्होंने इनको हजारों ट्रैक्टरों की लाइन, मुझे पता है कि गन्ना कहाँ गिरता है, कैसे गिरता है, वो ट्रैक्टर का किराया, वो ट्रैक्टर सीधा वहां उनको मिल पे लेके जाना पड़ता है। वो कंडा बाहर है जो परचेज सेंटर की बाहर करे, वो मिल के बाहर ही कंडा है, वहां पे ही तुलता है और फिर वो अंदर। भैया आपकी जानकारी अधूरी है, मैं कहना नहीं चाहता पंजेटा जी, वो ट्रैक्टर गन्ना डायरेक्ट भी ले जा सकता है किसान, और परचेज सेंटर पे भी। आप एक बार पता कर लो पहले अच्छी तरह, फिर अपन इसके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो ज्यादा अच्छा है। एक बार पता कर लो, कोई बात। अभी ट्रैक्टर की बात हो रही थी, तो ट्रैक्टर से आपको बिजली से सारा कुछ, आप कह रहे हैं ना कि किसान को बिजली, ट्रैक्टर, डीजल इंजन की बात कर रहा था, डीजल इंजन हो या ट्रैक्टर हो उसकी जरूरत नहीं है। तो ट्रैक्टर से हैरो होगा, टिल्लर होगा, कुछ ट्रैक्टर तो यूज करेगा ही भाई, उसके बिना खेती कैसी होगी। मैं तो डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं उसके ऊपर भी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि कम से कम 6,000 रुपए तो बंधाई के हैं। उसके बाद अब 3 साल से टॉप बोरर बीमारी गन्ने के अंदर आ रही है। फिर खाद की बात करें तो डीएपी के 3 से 4 कट्टे लगेंगे, यूरिया के लगेंगे 3 से 4 कट्टे, फिर सल्फर के लगेंगे 6, जिंक के लगेंगे, पोटाश का 1 कट्टा लगेगा, क्लोरो लगेगी 3 लीटर। अब करोजन 150 ml आती है 2,000 रुपए की, ठीक है। और एक और कीटनाशक है, वो भी 1,000 रुपए की 100 ml है, 2-3 बारी उसका स्प्रे होगा। 3,000 रुपए खुदाई के, घास हटाने के लगेंगे, सारे साल रख रखाव के लगेंगे, बंदाई के मैंने बता दिया, छिलाई का अलग पैसा लगेगा। उसके बाद ट्रैक्टर का किराया 3 से 3,500-4 हजार लगेगा। देसी खाद की आजकल 2500 की ट्राली आ रही है, 4-5 तो वही लग जाती हैं। उसके बाद आप लेबर की, हर बार लेबर की इसके अंदर जरूरत पड़ती है रख रखाव की। आपको लगता है कि उसके ऊपर से किसान के ऊपर कर्ज है। अगर आपको लगता है कि 1.25 साल में आपके क्या निकाल लेगा किसान 50-60 हजार के अंदर, मुझे आप एक बात बताओ, 1.25 साल के अंदर आप कहते हो किसान को आपने सशक्त कर दिया, किसान को आपने 10 रुपए बढ़ा के, 14 रुपए बढ़ा के, जो आपको पिछले साल 470-75 की मांग कर रहे थे, कांग्रेस कर रही है चलो 450 की, हम तो 475 की मांग कर रहे हैं। आपको इनपुट कॉस्ट देखिए आपकी कहाँ जा रही है। अगर इनपुट कॉस्ट इस हिसाब से आ रही है और आप सरेआम बैठ के कह रहे हैं कि 1.25 साल के अंदर, यानी पर रख रखाव में 1.25 साल के अंदर किसान के, आपको क्या दिया आपने किसान को? आप ऊपर से बात कर रहे हो कि सिर्फ यहां से कि कौन सा खर्चा बचा है इसके अंदर, मुझे बताओ। इसके अंदर तो खर्चे अभी मैंने आधे गिनाए, अभी तो और जो ट्रैक्टर चलाएगा क्या उसका ड्राइवर फ्री में चलाएगा? जो डीजल डलेगा वो फ्री में डलेगा, आपको जो बिजली का बिल जाएगा वो वैसे जाएगा। रख रखाव है, किसान के ऊपर कर्जा भी है। आप ये देखिए, जब आप बात करते हैं इतने टाइम में तो 3 फसलें की आएगी किसान की, जितने टाइम में किसान 1 फसल लेगा गन्ने की, उसके ऊपर आप कह रहे हो कि ये
फायदे का सौदा है। आपको जब डेटा आएगा आपको पता चल जाएगा कितने किसानों ने ठीक है, गन्ना चलिए लगाना छोड़ दिया। पंजेटा जी, आपने भी नहीं ये तो कहा आपको कि पता इनपुट चला कॉस्ट जो है वो बढ़ी है और उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में ये जो बढ़ोतरी है वो नाकाफी है। कुहाड़ जी, सरकार ये कह रही है कि अगर आप अन्य प्रदेशों से तुलना करेंगे तो हम सर्वाधिक, यानी कि हरियाणा में सर्वाधिक दे रहे हैं, और दूसरा ये इनपुट कॉस्ट कैसे बहुत ज्यादा बढ़ी, जरा उसको भी समझा दीजिए। देखिए, मेरे से पहले अभी पंजेटा साहब ने काफी चीजें बता दी इनपुट कॉस्ट के बारे में। हमें एक चीज और देखनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अन्य फसलों का एमएसपी होता है तो गन्ने का एफआरपी है, लेकिन अगर हम उसको सरल भाषा में समझे, अगर उसको रेट लेके ही चले, उसके भाव लेके चले, तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले ये बात कही थी कि भाई हम C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार सभी फसलों का भाव किसानों को देंगे। और हजारीबाग की सभा में तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में क्या क्या शामिल करेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई किसान का जो उसका ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, बाकी जो भी उसकी चीजें हैं, उसका एक साल में प्राइस डेप्रिसिएशन कितना होगा, उसकी एक साल में कीमत कम कितनी होगी, वो भी हम खर्चे में जोड़ेंगे। किसान का खेत बेशक खुद का हो लेकिन उसका ठेके का रेट कितना है वो भी हम खर्चे में जोड़ेंगे। दवाइयों का खर्चा भी जोड़ेंगे, बीज का खर्चा भी जोड़ेंगे, यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटाश, इनका भी खर्चा जोड़ेंगे। जो किसान की फैमिली लेबर है, जब हम मजदूरी की बात करते हैं, मजदूरी खर्चे की, तो हम ये भूल जाते हैं कि C2 प्लस 50% फार्मूले में ये भी कहा था कि मान लीजिए एक किसान अपने खेत में पूरे सीजन में अगर 250 घंटे लगाता है अपनी खेती में, तो 8 घंटे का एक दिन मान के उसकी मनरेगा के हिसाब से जितने दिन बनेंगे उसकी दिहाड़ी भी उसको मिलनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीज अगर आप जोड़ेंगे तो ये बहुत बैठता है ये। और जैसा मैंने पहले कहा, गन्ने में C2 प्लस 50 नहीं, गन्ने में C2 प्लस 100% लगेगा। दूसरी बात, प्रवीण जी कह रहे थे अभी डीएपी का जो दाम है वो 1350 रुपए का कट्टा है, लेकिन आप कहीं भी हरियाणा में पता कर लीजिए, ज्यादातर जगह है जहां पे यूनियनें मजबूत है, धरना देना पड़ता है, तब तो किसान को 1350 का मिल जाता है, नहीं तो दुकानदार उसको 1450 रुपए का देते हैं। 1450 रुपए का तो कम से कम दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब किसान डीएपी लेने जा रहा है तो उसको जबरदस्ती उसको दवाइयां दी जा रही हैं, उसको जबरदस्ती बीज दिया जा रहा है, जबरदस्ती उसको जिंक, पोटाश दिया जा रहा है। अगर वो लेने से साथ में उनको मना कर दे बीज और दवाइयों को, तो फिर दुकानदार कहते हैं हमारे पास डीएपी नहीं है। इसको लेके हमने बहुत बार प्रशासनिक स्तर पे धरने दिए, आंदोलन किए, प्रशासन को अवगत कराया। तो जब आंदोलन होता है तो 5, 7, 10 दिन तक तो उसका फर्क रहता है। उसके बाद जहां पे यूनियनें मजबूत नहीं है वहां दुकानदार इसी तरीके से मनमानी करते हैं। तो मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। प्रवीण जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, कम से कम आप राज्य स्तर पे, प्रदेश स्तर पे आप एक काम तो कर सकते हैं ना, कि जो आपके डिप्टी एग्रीकल्चर ऑफिसर है जिले लेवल पे, उनको आप बोल के हर दुकानदार के बाहर ये बोर्ड तो लग सकता है ना कि भाई डीएपी के साथ, यूरिया के साथ अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती किसान को खाद या बीज देगा या जिंक, पोटाश देगा तो उस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करेंगे। इस तरीके की नियम कानून तो आप बना सकते हैं। आज आप सरकार के अंदर है, तो आप अगर ये भी कर देंगे तो किसान को काफी समस्या जो डीएपी लेते समय आती है उससे किसान बच जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि भाई हमने जो डीजल के जो ट्यूबवेल थे, जो इंजन थे, वो हमने खत्म कर दिए क्योंकि हम बिजली इतनी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, पिछले 4-5 सालों से जो बिजली के ट्यूबवेल कनेक्शन है, हजारों ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है हरियाणा में। और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, इससे पहले की जो सरकार थी 2014 से पहले, उसके समय भी वो ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग रहते थे। तो ये ट्यूबवेल कनेक्शन देंगे नहीं। बिजली है, बिजली कितनी दे रहे हो आप? बिजली 8 घंटे दे रहे हो आप। और ज्यादातर जगह तो आपने, जब धान का सीजन चल रहा था, जब बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उस समय आप क्या करते थे? 6 घंटे एक बार दे दी, उसके बाद 2 घंटे दे दी। प्रवीण जी, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, बेसिक सी बात है, किसान को अगर लगातार 8 घंटे बिजली मिलेगी, और हम तो कहते हैं उस सीजन में उसको 10 घंटे बिजली दी जानी चाहिए, अगर उसको लगातार बिजली मिलेगी, जब उसका फायदा है, आप उसको 4 घंटे एक बार देंगे, फिर कट मार देंगे, फिर 2 घंटे की देंगे, फिर उसको कट मार देंगे, फिर 2 घंटे की देंगे, तो उस बिजली से ज्यादा किसान को फायदा नहीं होता। तो हम तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर हम किसान का भला चाहते हैं तो एक ब्रॉडर लेवल पे
एक बड़े तरीके से, बड़ी सोच के साथ सबसे पहला चलिए, कदम कई ये सारे उठाना पॉइंट्स चाहिए आपने अभिमन्यु कि जी जो उठा दिए। शाहजहांपुर जो गन्ना रिसर्च कई केंद्र पॉइंट्स है आपने उसके दिए, अनुसार मैं जवाब ले लेता भाव हूं। दो। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे जवाब लेते हैं। प्रवीण जी। हाँ देखिए आयुष भाई, पहली बात तो ये है कि जो अभिमन्यु जी ने एक बात कही कि जो जब खाद लेने जाता है, डीएपी लेने जाता है, दुकानदार जो है वो किसान को फोर्स करता है साथ में कोई और दवाई बेचने का या जो भी है। देखिए इस तरह की शिकायतें जब हमारे सामने आती हैं तो सरकार बकायदा, हालांकि खुद अभिमन्यु जी भी मान रहे हैं कि जब शुरू में तो असर रहता है, लेकिन मैं इसमें एक बात कहूंगा, अभिमन्यु जी इस बात का प्रोविजन पहले से ही है कि अगर कोई शिकायत सरकार के पास आती है कि कोई भी खाद विक्रेता इस तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मैं इसको ब्लैकमेलिंग शब्द प्रयोग करूंगा, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा, उसका लाइसेंस रद्द होगा। लेकिन उसमें करना केवल ये होता है कि वो शिकायत लिखित रूप से हो, विद सबूत हो कि देखिए फला किसान के साथ इस विक्रेता ने ये ब्लैकमेलिंग की, इसका उसका एक सबूत हो कि उससे रसीद ली होगी, कुछ भी आपने लिया होगा जो खाद के साथ दवाई वगैरह ली होगी। जब तक इस तरह की कोई लिखित चीज सामने नहीं आती तब तक केवल बातों से काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कई चीजें, देखिए आप भी जानते हैं, जब किसी चीज की जांच होती है तो सबूतों की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी जानकारी कभी भी आप अभिमन्यु जी लिखित रूप से देंगे, उस पर तुरंत एक्शन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हालांकि कई बार बीच बीच में इस तरह की बातें सुनने को आती है, सरकार उसके ऊपर एक्शन भी लेती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, हालांकि अभिमन्यु जी ने भी माना कि जो डीयूपी का रेट है वो डीयूपी के रेट में दिक्कत नहीं, लेकिन जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग खाद विक्रेताओं के द्वारा होती है, ऐतराज उस पर अभिमन्यु जी का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्वामीनाथन आयोग का जिक्र बार बार होता है, मन्नी जी ने भी जिक्र किया, डॉक्टर स्वामीनाथन ने A2+FL और C2 3 फार्मूलाज दिए, और जब बात हम करते हैं A2+FL की, जिसकी बात अभी अभिमन्यु जी कर रहे थे, वो A2+FL है, जिसके अंदर किसान की जो इनपुट कॉस्ट प्लस उसकी फैमिली लेबर, तभी उसको A2+FL कहा गया कि वो उसका दाम, और C2 के अंदर जो जमीन है उस जमीन की भी कीमत का उसको बीच में डाला जाए, यानी कि उसका रेंट बीच में डाला जाए। इस तरह का एक फॉर्मूला डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया था। और आपको याद होगा जब देश के अंदर प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनते हैं, सरकार जो है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना शुरू करती है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन खुद इस बात को ट्वीट करके कहते हैं कि मेरी रिपोर्ट पे काम जो है इस सरकार ने किया, वो खुद बोलते हैं। लेकिन जो C2 है, जिसकी बार बार जिक्र होता है, C2 के अंदर तो डॉक्टर स्वामीनाथन ये स्वीकार कर चुके हैं कि पूरे देश के अंदर टेक्निकली या कहिए कि उसकी व्यवहारिकता नहीं बनती, क्योंकि हर जगह की जो लैंड का रेंट है या लैंड की जो कीमत है वो अलग अलग है, वो व्यवहारिक चीज नहीं है कि पूरे देश में, क्योंकि जो MSP है वो जो CACP कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस जो है केंद्र का एक संस्था है, जो कमीशन है, जो हम MSP डिसाइड करती है, जो ये डिसाइड करती है कि किसान की जो कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको कितना इसके ऊपर दाम मिलना चाहिए, और उसी के हिसाब से केंद्र सरकार निर्णय लेके MSP बढ़ाती। लेकिन हमारा विषय यहाँ पे ये है मन्यु जी कि आप किसान नेता हैं, एक बार जरा ध्यान कीजिए कि मोदी जी से पहले और मनोहर जी से पहले जो सरकार थी, उस वक्त अगर बाकी फसलों की भी बात करें, क्या किसी सरकार ने हरियाणा में अभिमन्यु जी किसान की सरसों MSP पे खरीदी थी? याद करके बताइएगा मुझे। क्या एक साल को छोड़ के, वो भी चौटाला साहब के कार्यकाल का एक साल आखिरी वाला, उसको छोड़ के किसी सरकार ने मनोहर जी से पहले किसान का बाजरा MSP पे खरीदा था? याद करके बताइएगा अभिमन्यु जी। क्या किसी सरकार ने मनोहर जी से पहले सूरजमुखी के ऊपर MSP या भावांतर भरपाई दिया था? मुझे याद करके बताइएगा। क्या किसी सरकार ने इतना मुआवजा, अगर किसान की फसल नेचुरल कैलामिटी से खराब हो जाती है, क्या किसी सरकार ने मनोहर जी के आसपास मुआवजा दिया है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभिमन्यु जी, आपदा प्रबंधन में ही मनोहर जी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा में 7600 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। तो क्या किसी सरकार ने किसान के लिए इतनी योजनाएं या इस तरह से किसान को प्रोत्साहित किया था? एक बार याद कीजिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और विशुद्ध रूप से हमारा मानना है अभिमन्यु जी कि किसान जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए चाहे केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, लगातार किसान को मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, एक बात इनपुट कॉस्ट की जो आती है बार बार, वो वहीं पर आकर के अभी भी स्टक है कि उस इनपुट कॉस्ट के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं है। नहीं, देखिए इनपुट कॉस्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जिसका चाहे उसके अंदर दवाई का छिड़काव है, खाद का छिड़काव है, खेत को पानी भी देना है, उसके अंदर ट्रैक्टर भी चलेगा, उसकी बुआई भी होगी, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। ये जो फसल के ऊपर आएंगी जिसको CACP स्टडी करता है। गन्ने के बारे में जो बार बार अभिमन्यु जी भी कह रहे थे, जो FRP है जिसको केंद्र डिसाइड करता है, केंद्र FRP तय कर देता है गन्ने का, लेकिन हर प्रदेश उसका अख्तियार है कि वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस अपना डिसाइड कर सकता है, जिसको SAP बोलते हैं। जब केंद्र अपना FRP बना देता है
तो स्टेट अपने हिसाब से अपना एसएपी डिसाइड कर लेता है। जैसे हरियाणा सरकार ने, मनोहर जी ने वो ये दाम बढ़ाया है, ये हरियाणा सरकार का एसएपी। हमने केंद्र के एफआरपी में बढ़ोतरी की है, लेकिन जो एफआरपी केंद्र डिसाइड करता है वो सीएससीपी की एडवाइस के ऊपर डिसाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक और हैरान हूं थोड़ा सा, पातड़ा शुगर मिल का जिक्र कर दिया हमारे मित्र ने, लेकिन वो शायद ये बताना भूल गए, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन बता रहा हूं जिससे हमारे लोग जो सुनने वाले उनको पता रहे। धूरी जो भगवंत मान का अपना एक क्षेत्र है, जहां जो उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे एक शुगर मिल थी, जीवनपुरा शुगर मिल साहब, वो बंद हो गई है अभी 6 महीने पहले। लोग, किसानों का गन्ना पैसा बकाया पड़ा हुआ है वहां पे, शुगर मिल ही बंद हो गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा की। जब आप पातड़ा की बात करते हैं, देखिए पातड़ा तो 400 रुपए। अब सबसे बड़ी बात एक और आयुष, यहाँ पे ट्रेंड शुरू हो गया कि किसी भी तरह का झूठ बोल दो, किसी भी तरह से मुकर जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे केवल रघुराज ने कहा जी 190 करोड़ हमारा तो बकाया ही नहीं था, ये तो झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, आप सच्चाई को कैसे झुटला सकते हो? जिन किसानों का बकाया था वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे, उनको तो सच का पता है ना, तो आपके झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आप नहीं जानते जो सफेद मक्खी से कपास की फसल का नुकसान आपके समय में 123 करोड़ रुपए का जो मुआवजा था वो हमने आके दिया था? वो नहीं आपको क्या जानकारी? आप उसको भी कह दोगे ये भी गलत फिगर है, भी झूठ फिगर है। तो केवल आयुष जी कहना ये है कि वर्तमान सरकार लगातार किसानों के हित में ये योजनाएं, किसानों का एमएसपी को बढ़ाना, गन्ने की एसएपी को बढ़ाना, ये केवल वही प्रयास है। अब देखो एक और चीज, जब 9 महीने पहले सरकार ने गन्ने का एसएपी बढ़ाया था, उस वक्त असंध के एरिया के अंदर, इंद्री के एरिया के अंदर, और तो और जो सोनीपत के अंदर एक शुगर मिल है आहुलाना गांव के अंदर, वहां पे धरना दिया किसान यूनियंस ने, और एक कांग्रेस के वहां पे विधायक भी गए और वहां पे भाषण दे के कह रहे हैं कि देखिए 400 रुपए कम से कम भाव मिलना चाहिए गन्ने का। ये मैं 9 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और जब सरकार ने वो 400 कर दिया तो अब नई बात क्या आ गई कि साहब नहीं 450 होना चाहिए। तो ये राजनीति है विशुद्ध रूप से। ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीति है, और अब मैं तो ये किसानों पर छोड़ता हूं कि क्या वाकई में ये जो बढ़ोतरी है वो उनके लिए काफी है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो गन्ने में बढ़ोतरी को लेकर के आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है, प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये तय किसानों को ही करना है कि क्या वाकई में ये जो बढ़ोतरी की गई है वो उनको सही दाम दे पा रही है या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।